आज गुरुदेव प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित करने का संकल्प लिया और इस अवसर पर ऐसे विभूतियों को बुला करके इस कार्यक्रम की शोभा जहां एक तरफ बढ़ाई, वहीं इस तरह के सम्मान को दे करके सम्मान का भी गौरव बढ़ाया है। यह सम्मान प्रोफेसर द्विवेदी जी को दिया गया। द्विवेदी जी निश्चित रूप से, जैसा कह रहे हैं मणिशंकर जी, भौतिक शरीर से भले नहीं हैं, लेकिन वो साहित्य शास्त्र के समस्त अध्येता के हृदय में विराजमान, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से और अपने शिष्यों के माध्यम से। इतनी बड़ी शिष्य परंपरा उनकी है। साहित्य शास्त्र में आज भी अगर कोई कहे कि मैं साहित्य शास्त्र पढ़ा हूं, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को बिना पढ़े वो आज साहित्य शास्त्र का अध्येता नहीं हो सकता है। आभा जी भी, शोभा भी यहाँ उपस्थित हैं। शोभा, सदाशिव जी और मैं तीनों लोग साथ बैठ करके काव्य प्रकाश पढ़ते थे उन दिनों। रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी को पढ़ना, उनसे पढ़ना, ये अपनी अर्हता के अनुसार ही है। सब पढ़ भी नहीं सकते। उनकी पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, मुझे स्मरण आता है, उन्होंने काव्य प्रकाश का 10वीं उल्लास शुरू किया तो पूछा सबसे पहले कि अलंकार का क्या लक्षण है। अलंकार को लक्षण बताते समय उन्होंने कहा, चमत्कारकत्वे सति ग्रंथोपस्कारकत्वम अलंकारत्वम। मतलब इस भाषा में काव्य शास्त्र का कोई व्यक्ति अलंकार का लक्षण बताए, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो न्यायशास्त्र का विधिवत विद्वान न हो, न्यायशास्त्र को विधिवत न पढ़ा हो। उन्होंने कहा, उदाहरण में दिया, तव पुस्तकम मम पुस्तकम इव। कहा यहाँ उपमा के सारे अंग विद्यमान है, फिर भी उपमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे अर्थोपस्कारकत्व नहीं हो रहा है। तो चमत्कारकत्व सति अर्थोपस्कारकत्वम अलंकारत्वम, यह अलंकार का लक्षण है। और यही बात भामह अपनी वक्रोक्ति के में कहा था, सर्वत्र देखिए भूल रहा हूं, सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्यः कोलंकारो नया विना। सर, आप हमारे संरक्षक, इसीलिए मैंने आपसे कहा न कि आपकी विशेषता यह है कि आपने प्रशासन को भी संभाला खूब अच्छी तरह से, जब प्रशासन में रहे, साथ साथ स्वाध्याय को भी जारी रखा। मेरा स्वाध्याय छूटा, मैं प्रशासन में आया तो प्रशासन ने मुझको छोड़ दिया, मुझे स्वाध्याय में फिर से लौटना पड़ रहा है। तो शंकराचार्य जी की तरह मैं पुनः स्वकाया प्रवेश कर रहा हूं। अब वो पर काया प्रवेश तब तक था, वो जो अमरुक के शव में प्रवेश किया था। तो ये जो राजतंत्र है वो अमरुक का शव है, उसमें से अब निकल करके स्वकाया प्रवेश कर रहा हूं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम में अब मुझे आनंद भी आने लगा। तो सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति जयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्य कोलंकारो नया विना। अर्थोपस्कारत्व, ये कितनी बड़ी बात, कितनी पुरानी परंपरा। और मेरी तो तबीयत खराब थी, कल मुझे बुखार था, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मुझे पता भी नहीं कौन कौन आने वाले हैं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरी चेतना वापस आ गई। मुझे लग रहा है कि आपने जो बात कही कि अभिनव गुप्त ने जो कार्य किया, आकर के द्विवेदी जी ने अपने समय में वही कार्य किया कि अभिनव गुप्त के किए हुए कार्य को लेते हुए उसको आगे बढ़ा करके अपने समय तक की सारी काव्य शास्त्र की परंपरा को समेटते हुए एक हमें स्वरूप प्रदान किया। ये शंकराचार्य ने, ये अभिनव गुप्त ने प्रारंभ किया अवश्य, लेकिन समाप्त किया हमारे गुरुदेव ने। तो वस्तुतः यह कार्य बिना ऋषित्व के हो नहीं सकता। इसलिए वस्तुतः ब्रह्मर्षि वो थे ही, उपाधि नहीं मिली थी, आज वो उपाधि भी उन्हें प्राप्त हो गई। इसके लिए मैं इस श्री शंकर शिक्षा यतन को वस्तुतः विशेष धन्यवाद देता हूं और इनका मैं सम्मान बढ़ाता हूं। कहता हूं कि आपका इस पुरस्कार प्रदान करने से सम्मान बढ़ा हुआ है निश्चित रूप से। नानुषि कुरुते काव्यम, आपने बहुत अच्छे से भट्ट को उद्धृत किया सर। ये ऋषित कभी, इसीलिए वो प्रोफेसर द्विवेदी जी, गुरु जी कहते थे कि अधिवैदिकम वाङ्मयम एवं प्रथमम काव्यम।
पूरा वैदिक साहित्य पहला काव्य है। और हम उपनिषदों में पढ़ते हैं कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो ये जो है वस्तुतः जब तक ऋषित्व नहीं आता है तब तक कवित्व नहीं आता है। और ऋषित्व के द्वारा जो कवित्व आता है वो सार्वजनीन होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है। यही कालिदास की विशेषता थी कि उनकी कविता हजारों हजार वर्ष के बाद आज भी नित्य नवीन प्रतीत होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है। जब जो पढ़ता है लगता है कि नई नई धारणाएं पढ़ रहा है, नई अवधारणाएं पढ़ रहा है। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की उसी तरह से। और काशी एक ऐसी भूमि है जहां हर शास्त्र के विद्वान रहते हैं, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, और उनका जो वाद विवाद का क्रम चलता है उसमें हर शास्त्र के पंडित बैठते हैं। वहां साधारण साहित्य शास्त्र का विद्वान बैठे, वह भी प्रमुखता के साथ उसकी अध्यक्षता करे, यह जो करता है वह वस्तुतः ऋषि है ही। क्योंकि ऋषि में ही एक क्षमता है, ये दृष्टि है कि वो सारे शास्त्रों को समझता है। अपनी रचनाओं में उसी तरह से उन्होंने उन सारे शास्त्रों का स्थान भी दिया है। उनकी कविता हो चाहे उनका गद्य लेखन हो, वो अद्भुत पांडित्यपूर्ण है। उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उनको निरंतर याद करना। प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी को आपने बहुत अच्छी बातें कही। सबसे पहले आप बोले तो हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया आपने। जैसे वो खुद ही कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं कि ऊर्ध्वोर्ध मारुह्य यदर्थ तत्त्वं धी पश्यति श्रांति विवेदयन्ति फलम तदाद्य परिकल्पितानाम विवेक सोपान परंपराणाम। हमारे लिए आपने रास्ता बनाया, ये अभिनव गुप्त कहते हैं। और उन्होंने कहा तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तुषोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फल मामनन्ति। यह भी उन्होंने कहा। प्रोफेसर द्विवेदी जी ने किसी भी आचार्य की जब समीक्षा की तो समीक्षक दृष्टि से, भक्ति से किसी की समीक्षा नहीं की कि इतने बड़े आचार्य हैं, इन्होंने गलती कर दी तो मैं कैसे कहूं। इतना विवाक होकर के, इतना निष्पक्ष होकर के, इतना निर्भीक निडर होकर के ये कौन कर सकता है? केवल ऋषि ही कर सकता है। और जो वस्तुतः ज्ञानी है, जिसने साधना की वही कर सकता है, नहीं तो सब बस प्रेम से कहीं नाराज न कोई हो। उन्होंने अभिनव गुप्त की जब समीक्षा की, एक बार मुझसे कहा कि भट्टनायक के बारे में जो अभिनव गुप्त लिखते हैं, एतद् द्विवचनम जब दूषितम भट्टनायकेन तद गजनिमीलिकैव। तो कहते हैं ये भट्टनायक का गजनिमीलन नहीं है, ये अभिनव गुप्त का गजनिमीलन है। ये शंकराचार्य जी जैसे बैठे डंडा घुमा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा वो सही बात कह रहा है, उसको भी ये उसका गजनिमीलन इन्हें दिखाई दे रहा है। इस तरह की भाषा बोलने का साहस केवल द्विवेदी गुरुजी में था। यह लक्षण है ऋषित्व का। ऋषि ही सत्यवादी होता है, ऋषि ही गुणों को गुण कहता है, दोषों को दोष कहता है। दोष को गुण कहने वाली परंपरा के पथिक नहीं थे प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज उन्हें ये जो पुरस्कार मिल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है।